नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एक बार फटाफट से क्लास में आ जाइए, बताइए आप सभी कैसे हैं। और आज सैटरडे स्पेशल होने वाला है। सैटरडे स्पेशल का मतलब है कि आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करेंगे और साथ में कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कैसे? तो जो आपने गद्य का उद्भव एवं विकास आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, इसी को हमने शुरू किया हुआ है। तो इससे संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको एमसीक्यू प्रश्न भी आप कहते हैं, वो पेपर में आते हैं, उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि भाई आपको ये पता चल जाए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसमें से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं कि कौन कौन क्लास में आ चुका है। निखिल, अंकित, पंकज, अनिल, सूरज, वैभव, आयुष, अभय, अभिषेक, अमित, रश्मि, वीरेंद्र, नवनीत, रोहन, पिंकू, आसिफ, ज्योति, गुड़िया, गगन, सचिन, रमन, साक्षी, रितेश, आशीष, खुशी, सोनू, निधि, तमन्ना, विभा, दीपा, पिंकी, पंकज, विशाल, ऋतिक, मनोज, विवेक। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार बताइए सभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और आज आपको पूरा एक हफ्ता हो जाएगा हमसे जुड़े हुए। मंडे से आपकी जो है क्लासेस चल रही हैं और मंडे टू फ्राइडे, अभी तो इस बार मैंने सैटरडे में आपकी क्लास ले ली, लेकिन अगली बार से हिंदी की क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चला करेंगी, ठीक है। सैटरडे में कभी कभी स्पेशल क्लासेस कुछ क्वेश्चंस को कराने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने के लिए मैं लूंगी, लेकिन वो कभी कभी। ज्यादातर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। सैटरडे संडे का आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे साथी ये भी सोच रहे होंगे कि डाउट ग्रुप हमें दिया गया था, लेकिन अभी तक डाउट ग्रुप में मैम ने रिप्लाई नहीं किया है। तो अभी तक, जैसे कल आपका डाउट ग्रुप ओपन हुआ था पर मुझे समय नहीं मिल पाया रिप्लाई करने का, तो मैं आज शाम को बैठ करके आप लोगों के जो भी आपके डाउट होंगे उसको पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी। तो परेशान नहीं होगा कोई भी बच्चा, ठीक है। डाउट ग्रुप के मैसेजेस का आपका रिप्लाई मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिला डाउट ग्रुप खोलने का, इसीलिए लेट हो गई। बाकी मैं आपके डाउट ग्रुप के मैसेज आज रात में ही पढ़ करके आपको जवाब देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो शुरू करा जाए आज की क्लास को। सबसे पहले हम आज रिवीजन ही करेंगे और फिर प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? तो हम कहते हैं कि भाई अभी तक आपने पढ़ा है कि हिंदी में गद्य होता क्या है ना। गद्य हम कहते हैं कि व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई रचना है जिसमें आपके विचार प्रधान होते हैं। विचार प्रधान रचना को हम गद्य कहते हैं। अभी हमें गद्य के विकास में समझना था। आपके गद्य के विकास में हमें आदिकाल से हम इसमें हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके आदिकाल से लेकर जब हम बात कर रहे हैं भक्ति आपके आधुनिक काल तक की, तो इसमें गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ। आधुनिक काल को तो हम गद्य काल ही कह देते हैं क्योंकि गद्य का सर्वाधिक विकास इस काल में होता है। आधुनिक काल को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको भारतेंदु युग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको भारतेंदु युग कहते हैं। तो हम गद्य काल के विकास को अगर 2 हिस्सों में बांट करके समझें तो पहला हिस्सा होता है आपके भारतेंदु पूर्व युग और दूसरा हिस्सा होता है भारतेंदु के बाद का युग, ठीक है। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा है भारतेंदु से पहले का युग। भारतेंदु से पहले के युग में हमारे पास कौन कौन से काल आ गए? तो हमारे पास पहला आदि काल, दूसरा हमारे पास भक्ति काल, दूसरा हमारे पास कौन सा है? भक्ति काल, और तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? तीसरे नंबर पर रीति काल। तो ये सब क्या कहे जाते हैं? तो भाई ये सब आपके कहे जाते हैं भारतेंदु पूर्व। क्या कहे जाते हैं? भारतेंदु पूर्व का मतलब क्या है? पहले। तो भारतेंदु पूर्व युग में कौन कौन से काल आते हैं आपसे कहा जाएगा? तो भारतेंदु पूर्व युग में आधुनिक काल, भक्ति काल और रीति काल आता है। आधुनिक काल को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। गद्य का सर्वाधिक विकास इसी युग में हुआ है। गद्य का
सर्वाधिक विकास इसी में हुआ है। इसीलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इस युग का नाम ही गद्य युग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको गद्य युग कहते हैं। इसको भारतेंदु युग का ना कह करके गद्य युग कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसको भारतेंदु युग मत बोलो, इसको क्या बोल दो? तो वो कहते हैं इसको आप गद्य काल ही कहो, गद्य युग ही कहो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको गद्य काल कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आपके आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसको आप गद्य काल ही कह दो ना, क्योंकि गद्य का सबसे ज्यादा विकास तो इसी समय में हुआ है। अब हमें जब आपके गद्य को समझना है कि गद्य का उद्भव कैसा हुआ, तो हम आदि काल से ही समझेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि आदि काल से लेकर के भक्ति काल तक या रीति काल तक आपके जो गद्य मिला हमें, वह खड़ी बोली का गद्य नहीं था। खड़ी बोली यानी जिसे अभी मैं बोल रही हूं, ये हिंदी का खड़ी बोली का रूप है। तब तक आपके भक्ति काल या रीति काल तक इस बोली का विकास नहीं हुआ था। तो गद्य कैसी भाषा में लिखा जा रहा था? तो हम कहते हैं हमारे पास भारतेंदु पूर्व युग में गद्य लिखा तो जा रहा था, लेकिन वह आपके खड़ी बोली गद्य ना हो करके राजस्थानी की झलक हमें देखने को मिलती है, हमें ब्रज भाषा की झलक देखने को मिलती है, हमें मैथिली की झलक देखने को मिलती है। किसकी? मैथिली की झलक देखने को मिलती है। हमें दक्षिणी की झलक देखने को मिलती है। किसकी मिलती है प्यारे बच्चों? दक्षिणी की झलक मिलती है। लेकिन इस युग तक खड़ी बोली का अभी तक विकास उतना आपके इस स्तर का नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी हम कौन से काल पर चर्चा कर रहे हैं? अभी हम भारतेंदु पूर्व युग पर चर्चा कर रहे हैं। भारतेंदु से पहले गद्य का विकास किन किन स्तरों पर हुआ? आरंभिक गद्य की झलक हमें जिन रचनाओं में मिलती है, वह 3 रचनाएं हैं हमारे पास। राउल वेल, कौन सी है प्यारे बच्चों? राउल वेल है। बिल्कुल कुलदीप, कल की छुट्टी है, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल की आपकी छुट्टी है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि आपके आदि काल में जिन रचनाओं, आदि काल काव्य प्रधान था, पद्य रचनाएं ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां हमें गद्य की आंशिक झलक, अभी हमें क्या मिलती है? हमें गद्य की आंशिक झलक देखने को मिलती है। आंशिक झलक का मतलब समझते हैं? आंशिक झलक का मतलब होता है कि थोड़ी सी झलक। जैसे कि कोई लड़की है ना, खिड़की से झांक के गई और आपको अभी पूरी ये नहीं दिखा कि वो लड़की ही है, लेकिन आपको उसके हल्के से बाल लहराते हुए नजर आए, तो आप क्या कहेंगे? लड़की पूरी नहीं दिखी, लेकिन उसकी आंशिक झलक दिख गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि हाँ लड़की तो गुजरी यहां से अभी। ऐसे ही गद्य प्रॉपर हमें गद्य नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गद्य की थोड़ी बहुत झलक हमें इस ग्रंथों में देखने को मिली है। इसमें ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे पास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं कि जब हमें आंशिक गद्य आदि काल में देखने को मिलता है, आदि काल में जब हमें आंशिक गद्य देखने को मिलता है, राउल वेल आपकी 10वीं शताब्दी की रचना है। कब की है? 10वीं शताब्दी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की रचना है। कब की है? 12वीं शताब्दी की रचना है। वर्ण रत्नाकर आपकी 14वीं शताब्दी की रचना है। कब है प्यारे बच्चों? 14वीं शताब्दी की रचना है। तो ये तीनों ही रचनाएं आपकी आदि काल से संबंध रखती हैं, जिसमें आपको क्या होता है? आपको गद्य की थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती है। इनके रचयिता के नाम मैंने आपको कहा था कि जब राउल वेल आता है तो इसमें रोड़ा कवि का नाम आता है। रोड़ा कवि का ये जो राउल वेल लिखा है इन्होंने, ये चंपू है। चंपू का मतलब क्या होता है? जहां पर गद्य और पद्य दोनों ही हो उसको हम चंपू कहते हैं। जहां पर गद्य और पद्य इन दोनों का ही प्रयोग किया गया हो, ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना है।
और इसका समय आपके कब है, 12वीं शताब्दी। वर्ण रत्नाकर जो कि मैथिली के गद्य है, इसमें हमें इनका नाम 14वीं शताब्दी का है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है इसके रचनाकार कहे जाते हैं। ठीक है, ये आदि काल के कुछ ऐसे 3 ग्रंथ हैं जिनमें हमें थोड़ी बहुत गद्य की झलक देखने को मिलती है। फिर हमने हिंदी गद्य के जो प्राचीन रूप देखे, इसमें हमने राजस्थानी गद्य, इसमें आधुनिक काल से पूर्व जो हिंदी गद्य है इसमें राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली और दक्षिणी देखा था। इसके कुछ महत्वपूर्ण नाम हमने समझे, जैसे राजस्थानी गद्य में हम देखते हैं कि इसका प्राचीनतम रूप हमें 10वीं शताब्दी के आसपास का मिलता है, जिसमें आराधना 1271 सन लिखा हुआ है, अतिचार 1283, बाल शिक्षा 1279, मुनि जिन विजय द्वारा संपादित ग्रंथ है ये सारे, ये प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित हैं। तो इसमें आपको अभी खड़ी बोली का रूप नहीं दिखा, ठीक है, ये राजस्थानी मिश्रित गुजराती थी। फिर इसके बाद आपने कुछ ब्रज भाषा से संबंधित गद्य देखा, मैंने कहा था इसके नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें गोरखनाथ का एक गोरखसार है और विट्ठल नाथ की बहुत महत्वपूर्ण रचना श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, विट्ठल नाथ की महत्वपूर्ण रचना होती है श्रृंगार रस मंडन। मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि विट्ठल नाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठल नाथ, जो कि श्रृंगार रस मंडन ये आपकी रचना करते हैं। ये गद्य की झलक हमें इसमें देखने को मिलती है, लेकिन वह गद्य कैसा है, हम कहते हैं वह गद्य ब्रज भाषा का है। कैसा है, आपसे बोला जाए कि श्रृंगार रस मंडन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे इसमें ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग किया गया। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है, इसमें नाम कौन सा आता है, विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, एक तो श्रृंगार रस मंडन, मैंने कहा था विट्ठल नाथ कैसे थे, निठल्ले से थे। निठल्ले लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे आलतू फालतू काम करते हैं, तो ऐसे ही श्रृंगार कैसा है भैया, प्रेम वाला रस है, तो इन्होंने उसका और उस श्रृंगार रस का मंडन शुरू कर दिया। ऐसे ही यमुना अष्टक इनकी रचना है, और तीसरी आपके नवरत्न सटीक, ये इनकी रचनाएं हैं। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें एक तो श्रृंगार रस मंडन है, एक यमुना अष्टक है, एक नवरत्न है। तो इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आपकी इनकी श्रृंगार रस मंडन है, इसमें श्रृंगार रस का इन्होंने 8-9 बार क्या किया है, मंडन किया है। मंडन यानी उसको बढ़ा चढ़ा के उसके तारीफ करी है, किसकी, श्रृंगार रस की। कितनी बार, 8-9 बार। तो 8 से क्या याद हो जाएगा, यमुना अष्टक, अष्टक यानी 8, अष्ट यानी 8, नवरत्न आपके नवरत्न सटीक। तो विट्ठल नाथ जो कि निठल्ले थे, इन्होंने 8-9 बार श्रृंगार रस का मंडन किया है, श्रृंगार रस मंडन में, जिसको इन्होंने यमुना अष्टक और नवरत्न सटीक इन दोनों में किया है। ठीक है, विट्ठल नाथ जो कि निठल्ले थे, इन्होंने श्रृंगार रस का मंडन 8 बार यमुना अष्टक, 9 बार नवरत्न सटीक के रूप में किया है। ऐसे याद कर सकते हैं विट्ठल नाथ की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि ब्रज भाषा गद्य में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और कौन से हैं, तो अब इन विट्ठल नाथ जी के एक अच्छे पुत्र हुए। ठीक है, आपके विट्ठल नाथ के अच्छे पुत्र हुए, कौन हुए, गोकुलनाथ। विट्ठल नाथ का बेटा कौन, गोकुल नाथ। विट्ठल, विट्ठल में भी नाथ, गोकुल में भी नाथ, विट्ठल नाथ, गोकुल नाथ। विट्ठल नाथ कौन है, पिताजी हैं, गोकुल नाथ क्या है, उनके पुत्र हैं। इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने वैष्णवन वार्ता लिखी, किसकी, तो कहा 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी, आपके इनके पुत्र। ठीक है, पिताजी के लक्षण इनमें नहीं आए, इन्होंने श्रृंगार रस के पीछे नहीं भागे, ये भक्ति में लगे और इन्होंने अच्छे काम किए। गोकुलनाथ भी, इनका नाम भी गोकुलनाथ, आपका अच्छा सा नाम रखा गया था, इनका विट्ठल निट्ठल नाम नहीं रखा गया, इनका अच्छा नाम रखा गया गोकुलनाथ। और गोकुलनाथ ने अच्छा काम भी किया, इन्होंने क्या किया, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों रचनाएं करी। बताइए याद हो जाएगा, मैम सिलेबस पेपर तक पूरा हो जाएगा, भैया सिलेबस तो मैं तुम्हारा अक्टूबर तक पूरा करवा दूंगी, काहे चिंता कर रहे हो।
ठीक है, पाठ्यक्रम आपका अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, फिर हम रिवीजन कर रहे होंगे। जो सबसे ज्यादा लेंथी खींचेगा वो यही खींचेगा। गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास जब खत्म हो जाता है तो फिर हम आ जाएंगे आपके गद्य साहित्य के उद्भव एवं विकास के बाद गद्य के जितने चैप्टर्स हैं उसको खत्म कर लेंगे। फिर पढ़ेंगे पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, फिर पद्य साहित्य के जो चैप्टर्स लगे हुए हैं उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, वार्ता का मतलब प्यारे बच्चे बातचीत होता है। वार्ता का मतलब क्या होता है? बातचीत। ठीक है, अर्श, राहुल, बहुत बढ़िया, अंश, अंकुश, बताइए समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? क्लास के साथ ही याद करना है। मैंने आपसे कहा था कल हम कहानी की तरह याद करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लो। जरूरी ये है कि जितना पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि फिर भूलना भी चाहो तो भूलोगे नहीं, है ना। तुम चाहोगे भी भुलाना तो भूल ना पाओगे। बार बार यही चीजें दिमाग में तुम्हारे आएंगी, तो ये आनी भी चाहिए कि अगर हम गद्य की बात कर रहे हैं तो गद्य में जो महत्वपूर्ण, ब्रज भाषा गद्य में जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, इसमें सबसे पहला नाम आपने विट्ठलनाथ का देखा, जो कि थोड़े निठल्ले थे। क्या करते हैं? श्रृंगार रस मंडन करते हैं। श्रृंगार रस का 8-9 बार मंडन करते हैं, इसलिए यमुना अष्टक और नवरत्न सटीक ये दोनों इनके ग्रंथ हो जाते हैं। स्वामी गोकुलनाथ बेचारे थोड़े अच्छे भले इंसान थे। ठीक है, इन्हीं के पुत्र थे। इनका नाम भी इन्होंने अच्छा सा रखा है, अपनी तरह नहीं विट्ठल पिट्ठल रख दिया, है ना। गोकुलनाथ इनका नाम रखा और इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता ये दोनों ग्रंथ लिखे। आगे बढ़ते हैं मैथिली गद्य में। ठीक है, मैथिली गद्य क्या है? तो कहा कि यह प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ अभी तक इसमें वर्ण रत्नाकर है, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। विद्यापति की रचना कीर्ति लता, इसमें भी हमें थोड़ी बहुत किसकी झलक मिलती है? इस कीर्ति लता और कीर्ति पताका में हमें, इन दोनों में हमें मैथिली गद्य की झलक मिल रही है। किसकी? मैथिली गद्य की। किसमें? विद्यापति की रचना कीर्ति लता और कीर्ति आपके पताका में। जो कीर्ति लता है इसमें इन्होंने राजा कीर्ति सिंह का बखान कर रखा है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का बखान। तो ये लता और पताका, कीर्ति, ठीक है, कीर्ति का पति कौन? विद्या। कीर्ति, इन दोनों कीर्तियों का पति कौन है? विद्या। ठीक है, विद्या का जो पति होगा वह, कीर्ति मतलब होता है प्रसिद्धि, कीर्ति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि किसे मिलेगी? प्रसिद्धि मिलेगी उसको जो विद्या का पति होगा, है ना। विद्या यानी ज्ञान का जो पति होगा वही तो कीर्ति पाएगा, वही तो प्रसिद्ध होगा। जिसके पास जितना ज्ञान उसको इतनी कीर्ति मिलेगी, उतनी प्रसिद्धि मिलेगी। कीर्ति मतलब लड़की नहीं है, ठीक है, कीर्ति का मतलब है प्रसिद्धि। तो जो विद्या का पति होगा, जो विद्या का पति होगा वह क्या पाएगा? वह कीर्ति पाएगा, वह प्रसिद्धि पाएगा, है ना। फिर उसकी कीर्ति लता होगी और क्या होगी? कीर्ति पताका होगी। ठीक है, विद्या का जो पति है उसे कीर्ति मिलेगी तो उसकी रचना हो जाएगी कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है, कौन है? विद्यापति। ठीक है, विद्या का जो होगा पति, किसकी झलक मिलेगी? मैथिली गद्य की। वर्ण रत्नाकर से इनके नाम याद रखेंगे कि इसमें हमें किसकी झलक मिल रही है? इसमें आपके मैथिली गद्य की झलक मिल रही है। अब लास्ट और अंतिम दक्षिणी गद्य हम देखते हैं। तो कहा खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य के विकास में हमें ब्रजभाषा राजस्थानी से जुड़े हुए कुछ गद्य मिलते हैं। कुछ लोग इसे दक्षिणी एवं अवधी गद्य का भी मिश्रित रूप मांगते हैं। जैसे दक्षिणी गद्य में हमने कहा था मीराजुल आशिकीन, मीरा को क्या आपके मीराजुल को क्या हुई? आशिकी हुई। मीराजुल, मीरा की जुल के साथ आशिकी हुई, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है? दक्षिणी गद्य में नाम आता है कि मीरा की जुल के साथ आशिकी हुई, है ना। आपकी मीरा जुल की आशिकी हुई, क्या हुई? मीरा और जुल की आशिकी हुई और नाम बन गया मीराजुल आशिकीन। आज हमने याद करना है ताकि आगे ऐसा ना हो कि आप लोग सब भूल जाएं। तो मीरा की जुल के साथ आशिकी हुई, इसलिए ये मीराजुल आशिकी बन गए। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने ही उसको याद करने के जैसे हम लोग याद करते थे, है ना। हमें भी जब याद करना होता था तो अपने दिमाग में ऐसी कहानी सोचते थे जिससे याद हो जाता था। अब ये मैं कहानी सोच के नहीं आई हूँ, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए अभी कहानी बना रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी जब कोई चीज कहानी बना बना के याद रखेंगे। हमें क्या याद रहती है? कहानी याद रहती है। और क्या याद रहता है? हमें पिक्चर्स याद रहती हैं। तो किसी चीज को याद करना हो तो या तो उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लो,
ठीक है। अब मीराजुल आशिकीन की पिक्चर तो हम बना नहीं सकते, तो हमने इनके नाम के साथ कोई कहानी जोड़ ली कि मीरा की जुल के साथ आशिकी चली और मीराजुल आशिकीन बन गई। जैसे आशिकी 1 आई, आशिकी 2 आई, आशिकी 3 भी आ गई होगी, है ना, ऐसे चलते ना मूवी के पार्ट। ऐसे ही मीरा की जुल के साथ आशिकी हुई और मीराजुल आशिकीन हो गए। क्या हो गए? मीराजुल आशिकीन हो गए। अब इसके अगले रचनाकार, आपके इनके रचनाकार का नाम क्या है? ये आपकी दक्षिणी गद्य की रचना है। कैसी है? दक्षिणी गद्य की रचना। अब क्या है? इनकी रचनाकार है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। ठीक है, इनका नाम भी बड़ा खतरनाक है, ख्वाजा बंदा। ठीक है, क्या है आपके? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज इसके कवि हैं। तो यह दक्षिणी गद्य के पहले गद्य लेखक हुए। सबरस उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति है। आपसे पूछे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना बताओ, तो सबरस। तो अभी हमने गद्य के कुछ मैथिली गद्य के रूप देखे, कुछ राजस्थानी गद्य के देखे, कुछ ब्रजभाषा गद्य के देखे, कुछ दक्षिणी गद्य के देख लिए। तो ये अलग अलग गद्यों के रूप देखे। अब इससे आगे आपको एक कहानी सुननी है। ठीक है, कहानी सुनने के लिए तैयार है? अच्छा, ये रचनाएं भी तो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। बताइए इसके आगे आप लोग कहानी सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? अब उन कहानी में भी आपके 4 लेखकों का नाम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। उत्तरी भाग में खड़ी बोली के गद्य में सबसे, जैसे हम कहते हैं कि जब खड़ी बोली गद्य की बात आएगी, अभी तो आपने राजस्थानी गद्य बोला। ठीक है, राजस्थानी गद्य के बाद आप किसकी तरफ आए? ब्रजभाषा, मैथिली, फिर दक्षिणी, ये आपने लिख दिया है ना। सबरस के रचनाएं कौन है? सबरस आपके उर्दू साहित्य की पहली गद्य रचना मानी जाती है, इसको याद रखना है आपने। अब है खड़ी बोली की जब बात आएगी, तो खड़ी बोली के, जब हमें खड़ी बोली अभी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन खड़ी बोली का आरंभिक गद्य जिसमें हमें 10% भी खड़ी बोली मिल रही है, उसी को हम पहली रचना मान लेते हैं। जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा, इसमें खड़ी बोली की शुरुआत हो चुकी है। तो ये ब्रज मिश्रित, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, किसमें? चंद छंद वर्णन की महिमा। कई लोग इसको हिंदी खड़ी बोली का पहला ग्रंथ और कई लोग गोरा बादल की कथा को मानेंगे। तो ये दोनों ही आपके, कभी अगर विकल्प में या तो आपके पास ये होगा या ये होगा, तो दोनों में से जो भी हो उसको लगा देना है। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की रचना है। गोरा बादल की कथा आपके जटमल की रचना है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ आपकी जो है, भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है, यह कैसी है? यह पहली बार हमें खड़ी बोली का व्यवस्थित रूप देखने को मिला। इससे पहले खड़ी बोली हमें दिख ही नहीं रही थी। हमें ब्रज भाषा दिख रही थी, राजस्थानी दिख रही थी, मैथिली दिख रही थी, दक्षिणी दिख रही थी, लेकिन ये आपका जो भाषा योग वशिष्ठ है, इसमें खड़ी बोली गद्य का पहला व्यवस्थित रूप, अच्छा रूप हमें देखने को मिला। किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की। आपसे बोलेगा कि खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित रूप सबसे पहले आपने किसकी रचना में देखा? आप कहेंगे राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ में हमने खड़ी बोली गद्य का सबसे व्यवस्थित रूप देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और पद्म पुराण भी खड़ी बोली की झलक देखने को मिलती है, पंडित दौलत राम रचित। अब इसके आगे, अच्छा यहां तक अभी भारतेंदु पूर्व युग पर हमने चर्चा करी है, हम अभी इसी पर हैं। फिर उसके आगे भारतेंदु युग पर भी चलेंगे, द्विवेदी पर भी चलेंगे, शुक्ल पर भी चलेंगे और शुक्लोत्तर युग पर भी चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। अभी भारतेंदु पूर्व युग को ही हम समझ रहे हैं। अब इसमें तो ये सब तो हम देख चुके थे। भारतेंदु पूर्व के रचनाकार दे दिए हैं कि ब्रजभाषा गद्य, भक्ति काल, कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ थे, इन्होंने श्रृंगार रस मंडल लिखा। विट्ठलनाथ के पुत्र स्वामी गोकुलनाथ हुए, जिन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता ये लिखा। नाभादास जी का नाम आता है, जिन्होंने इसमें अष्टयाम लिखा, जो कि भगवान राम की दिनचर्या को बता रहा है। ये भी कल पढ़ चुके थे हम। नाभादास, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, है ना? इसको याद कर सकते हैं। नाभादास क्या करते हैं? नाभादास अष्टयाम लिखते हैं। अष्टयाम यानी इसमें किसकी रचना है? भगवान राम की दिनचर्या नाभादास लिखते हैं। नाभादास ने क्या लिखा है? अष्टयाम लिखा है। अब कैसे कहानी बनाई जाए भाई इसकी, बताइए। नाभादास, ठीक है, क्या लिखते हैं? अष्टयाम, जिसमें क्या है? भगवान राम की दिनचर्या। अष्टयाम क्या कहते हैं? याम मतलब पहर। ठीक है, दिन में कितने पहर होते हैं? हम कहते हैं 8 पहर होते हैं। तो उन्हीं 8 पहरों का कि आपके कैसे राम जी की दिनचर्या थी, उसके बारे में नाभादास जी लिखते हैं अष्टयाम में। ठीक है,
इसके बाद वैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन महात्म और वैशाख महात्म्य लिखा है। ठीक है, वैकुंठ मणि शुक्ल जिन्होंने अगहन और वैशाख ये दोनों महीने हैं, अगहन भी और वैशाख भी हिंदी महीनों के नाम एक वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो अगहन और वैशाख जो हैं ये दोनों महीनों का महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल, कौन लिखते हैं? वैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन और वैशाख महीनों का महात्म्य लिखा है। फिर हमने देखा कि आधुनिक युग में किस गद्य के बारे में बताया गया। भाई आधुनिक युग तक पहुंचने तो दो, अभी तो हम भारतेंदु से पहले के युग में ही हैं। आधुनिक तक पहुंचोगे तब तो बताऊंगी, यहां तो पढ़ लो पहले। अकबर के समय में कवि गंग हुए चंद छंद वर्णन की महिमा, जटमल हुए गोरा बादल की कथा, राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ और दौलत राम के पद्म पुराण। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। अब हाँ, अब यहां से शुरू होती है कहानी। अब क्या हुआ है, अब हम किस पर पहुंच रहे हैं? अब सीधे पहुंच रहे हैं हम खड़ी बोली के बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब देखिए 1803 ईस्वी का समय है। अभी इससे पहले जितने ग्रंथ देखे ये कैसे थे? ये सब भारतेंदु से पहले के समय हैं। अब भारतेंदु का युग लगभग 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है। उसके बाद के समय को हम भारतेंदु का युग मानते हैं। 1868 से कहते हैं कई लोग 1850 से ही मानते हैं, जब से उनका जन्म हुआ। ठीक है, अब उससे भारतेंदु के समय तक खड़ी बोली का विकास ऐसा थोड़ी कि भारतेंदु ने ही आके किया। ऐसा हो सकता है कि भारतेंदु ने खड़ी बोली का ज्यादा प्रयोग कर उस भाषा को बढ़ावा दे दिया, लेकिन उससे पहले भी खड़ी बोली का थोड़ा थोड़ा विकास शुरू हो गया था। तो जैसा आपने हमें छंद आपके चंद छंद वर्णन की महिमा में देखा कि हमें थोड़ा बहुत खड़ी बोली का रूप दिख रहा है, गोरा बादल की कथा में भी हमें खड़ी बोली का थोड़ा रूप दिख रहा है। तो इन रचनाओं में खड़ी बोली हमें थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थी। अब इसके बाद खड़ी बोली स्पष्ट रूप से कहाँ दिखती है? इनमें 4 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम आता है। 4 महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से होते हैं? तो हम सबसे पहले तो सदासुख लाल, ठीक है, कौन कौन से हैं? सदासुख लाल। दूसरे हम कहते हैं आपके लल्लू लाल, ठीक है। तीसरे हम कहते हैं इंशा अल्लाह खां, और चौथे होते हैं सदल मिश्र। इन चारों का नाम याद कर लो, ठीक है। इनके नाम याद कर लें कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा सब इन 4 लेखकों के नाम खड़ी बोली गद्य में किन 4 लेखकों की सबसे ज्यादा भूमिका रही। तो सबसे पहले हमारे पास है सदासुख लाल। कौन है प्यारे दोस्त? सदासुख लाल। प्यारे बच्चे सबसे पहले नाम याद रखेंगे सदासुख लाल। दूसरे हैं हमारे पास इंशा अल्लाह खां। दूसरे कौन से हैं हमारे पास? दूसरे हैं हमारे पास इंशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां, ठीक है। तीसरा नाम है हमारे पास लल्लू लाल का। तीसरा नाम किसका है? लल्लू लाल का, ठीक है, लल्लू लाल का। चौथा नाम है हमारे पास सदल मिश्र। इन 4 लेखकों के नाम याद करो पहले, ठीक है। इन चारों लेखकों के नाम याद रखने बहुत जरूरी नाम है। अभी खड़ी बोली गद्य से पहले जिन नामों में सबसे महत्वपूर्ण नामों की चर्चा आती है ये 4 नाम हैं, ठीक है। चौथा नाम किसका कहा? सदल मिश्र का। किसका? सदल मिश्र का। तो हम कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे हम खड़ी बोली की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हमने खड़ी बोली से पहले राजस्थानी की झलक देखी, हमने ब्रज भाषा के देखी, हमने मैथिली की देखी, हमने दक्षिणी की देखी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम खड़ी बोली की तरफ बढ़ रहे हैं। खड़ी बोली को बढ़ाने के पीछे, खड़ी बोली का विकास करने के पीछे जो 4 महत्वपूर्ण नाम आते हैं वो इन चारों के नाम हैं। कौन कौन से? सदासुख लाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ठीक है। अब देखिए 1803 ईस्वी में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई, ठीक है। क्या कहा कि 1803 में एक फोर्ट विलियम कॉलेज बना। कहां पर? कलकत्ता में। अब मैंने आपसे कहा था कि गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ, तो हमने समझा था कि कुछ नवीन तकनीकें आई, जैसे हम कहते हैं मुद्रण की तकनीक, है ना। मुद्रण की तकनीक आई तो हमने नई प्रकार आपके पत्र पत्रिकाएं छपवाना शुरू किया, है ना, और अपने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका अनुवाद गद्य में करना शुरू किया। तो इस तरीके से आपके गद्य का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या हुआ? गद्य का विकास बढ़ने लगा।
तो गद्य का विकास बढ़ने के पीछे जो एक और कारण रहा कि एक कॉलेज की स्थापना हुई जो कि है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। इस फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अध्यक्ष थे गिलक्राइस्ट, इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों गद्य पुस्तकें इन लोगों को तैयार करने का निर्देश दिया। ठीक है, इस फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में खुला 1803 ईस्वी में, यहाँ के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था गिलक्राइस्ट, इन्होंने अपने ये जो चारों थे ना, यह इस कॉलेज में पढ़ाते थे। ये क्या करते थे? इस कॉलेज में पढ़ाते थे। तो इन चारों को क्या कहा कि आप जो है हिंदी और उर्दू इनके गद्य की किताबें तैयार करो। इनको क्या कहा कि इन चारों को कहा कि आप भैया हिंदी गद्य की किताबें तैयार करो। किसने कहा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1803 में, और वहां पर गिलक्राइस्ट जो कि उस कॉलेज के अध्यक्ष थे, उन्होंने इन चारों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम जो है उर्दू और हिंदी गद्य की कुछ किताबें तैयार करो। तो अब इन चारों को भैया अध्यक्ष ने आदेश दिया था तो काम तो करना ही था, है ना। तो इन्होंने काम करना शुरू किया। तो अब इन्होंने जो गद्य लिखा वह कैसा था प्यारे दोस्त? वह खड़ी बोली गद्य था। कैसा था? खड़ी बोली गद्य। तो आरंभिक 4 लेखकों में जिसका नाम आता है वो है सदासुख लाल। अब देखिए, सदासुख लाल के नाम में है सुख, तो ये लोगों को क्या लिखेंगे? सुख के सागर में डुबाएंगे, इसलिए इनकी रचना क्या है? सुख सागर। आपसे बोलेगा कि सदासुख लाल की रचना का नाम बताओ, आप कहेंगे सुख सागर। आपसे कहेगा सुख सागर के रचयिता बताओ, आप कहेंगे सदासुख लाल। भैया जो खुद सदा सुखी रहते हैं वो दूसरे को भी तो सुखी रखेंगे, तो इसीलिए सदासुख लाल ने सुख सागर लिख डाला कि मैं ही क्यों हमेशा सुख में रहूं, सामने वालों को भी तो सुख में रखूं। तो सदासुख लाल की रचना कौन सी रही? सुख सागर। अब हमारे पास इंशा अल्लाह खां आए। ये इंशा अल्लाह खां बड़े मजेदार व्यक्ति हैं, बड़े मजेदार, यानी जो इनकी बातचीत करने का तरीका है वो बहुत चटकीला मुहावरेदार भाषा में का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंशा अल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, इन्होंने क्या लिखी? अब इनकी रचना भी तो देखनी है। इंशा अल्लाह खां हमारे रानी केतकी की कहानी को लिखते हैं। क्या करते हैं? जैसे मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर लिखा, ऐसे ही हमारे इंशा अल्लाह खां भाई साहब ने क्या लिखा? हमारे इंशा अल्लाह खां भाई साहब ने रानी केतकी की कहानी लिखी। रानी केतकी की कहानी की जो भाषा है ना, वो बहुत मुहावरेदार, चटकीली, रसीली भाषा है। सुन के मजा आ जाता है कि भाई क्या लिख दिया इन्होंने, है ना। तो इसीलिए भाई साहब बड़े कैसे थे? मजेदार थे, बिल्कुल मजे में रहते थे और मजे में कहानी लिख दी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसके बाद और क्या हुआ भैया? दूसरा नाम आ गया लल्लू लाल का। ये और भी मजेदार आदमी। लल्लू आदमी, मैंने आपसे कहा लल्लू आदमी क्या करेगा? लल्लू वाली चीजें करेगा। इन्होंने प्रेम सागर लिख दिया। इन्होंने कहा अच्छा, सदासुख लाल जो है इसके नाम में सुख था तो इसने सुख सागर लिख दिया, तो लल्लू लाल जी किस में पड़ गए? प्रेम में पड़ गए, तो इन्होंने क्या लिख दिया? प्रेम सागर। ठीक है, लल्लू आदमी को क्या, जैसे मैंने कहा विट्ठल, विट्ठल कैसे थे? निठल्ले, तो श्रृंगार के ऊपर काम किया। ऐसे ही लल्लू भी लल्लू ही थे। इन्होंने कहा अच्छा ये सुख सागर लिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ प्रेम सागर लिख देता हूँ। ठीक है, सदासुख लाल के पास सुख था, उन्होंने सुख सागर लिख दिया। लल्लू लाल के पास लल्लू बुद्धि थी, तो इन्होंने क्या लिख दिया? प्रेम सागर लिख दिया। ये याद करवाने के लिए करवा रही हूँ चीजें, ठीक है, ये याद करने के लिए है चीजें, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने प्रेम सागर लिखा। अब ऐसे याद करते तो आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेंगे। इसलिए प्रेम सागर के अलावा एक और रचना है इनकी माधव विलास। क्या है? माधव विलास। एक और रचना है इनकी माधव विलास। माधव विलास का मतलब क्या होता है? विलास का मतलब होता है बिल्कुल मौज में, है ना, मौज मस्ती में, बिल्कुल आराम से फैल के खा रहे हैं ना, कोई काम ही नहीं है, मजे ही मजे चल रहे हैं, वैसा वाला। तो भाई लल्लू आदमी को वैसे भी कोई काम नहीं होता, तो या तो वो क्या करेगा? प्रेम सागर लिखेगा, या फिर क्या करेगा भैया? बिल्कुल विलास में डूबा हुआ है, मौजी मौज ले रहा है। तो इस प्रकार माधव विलास और प्रेम सागर इनकी 2 रचनाएं थी। अब आ गए सदल मिश्र। अब ये सदल मिश्र की जो रचना है, सदल मिश्र की नाक थोड़ी टेढ़ी थी। अब इन्होंने सोचा कि बाकी तीनों ने तो कुछ ना कुछ लिख लिया है, बाकी तीनों ने क्या किया है? सदासुख लाल ने तो यार सुख सागर लिख दिया, इसके नाम में सुख था। ठीक है, ये इंशा अल्लाह खां भी बड़े तेज निकले, बड़े तेज चीज निकले। इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिख दी, तो बड़े जो है आपके तेज आदमी निकले। अब लल्लू लाल ने तो भैया अपना काम कर दिया, ये तो लल्लू था, इसने सबसे पहले 2 लिख दिए। इसने तो अपना सुख सागर, अपना प्रेम सागर भी लिख दिया, माधव विलास भी लिख दिया, मैं ही बच गया। तो अब इनकी नाक टेढ़ी थी। इनकी नाक कैसी थी? टेढ़ी थी। तो नाक टेढ़ी थी तो इनको आइडिया आ गया कि मैं क्या लिख दूं? नासिकेतोपाख्यान लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? नासिकेतोपाख्यान। क्या लिख देता हूं?
नासिकेतोपाख्यान लिख देता हूं और मेरे भी मजे ही मजे। क्या हो जाएंगे? नासिकेतोपाख्यान लिख दूंगा तो मेरे भी मजे ही मजे, मेरा भी काम खत्म। तो जो आपके जो गिलक्राइस्ट ने काम दिया था, भैया काम से पीछे छुड़ाना है ही, तो मैं नासिकेतोपाख्यान लिख देता हूं। तो इस प्रकार ये आरंभिक आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक कहलाए कौन? सदासुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, ये क्या कहलाए? आधुनिक खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखकों में इनका नाम आता है। अब पढ़ लेते हैं। कहा, मुंशी सदासुखलाल नियाज ने दिल्ली के रहने वाले थे। ये उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने आपके सुख सागर लिखा और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज और प्रवाहमयी है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी है? अच्छी भाषा है। अब ये जो हमने कहानी पढ़ी है मजे के लिए थी, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी रिस्पेक्ट इनकी पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके इन्होंने जो रचनाएं लिखी जो कि आधुनिक, जिनका नाम हम जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी रचनाकार हैं, इनकी रिस्पेक्ट आप करेंगे क्योंकि आप इनको पढ़ रहे हैं। ये आपकी दुनिया में नहीं है, फिर भी हम इनका नाम यहाँ ले रहे हैं। यानी इन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण इनको आपके साहित्य में आपके स्थान दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं में इन पर प्रश्न बन रहे हैं। तो ये आपके बहुत, इनका नाम हम कह रहे हैं कि आधुनिक खड़ी बोली का जब विकास हुआ तो इन्होंने आरंभिक 4 लेखकों के रूप में भूमिका निभाई। इसीलिए ये कहानी हंसी मजाक की चीजें हंसी मजाक तक, बाकी इनका नाम आपको पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लेना है। तो सदासुखलाल, जिन्होंने सुख सागर लिखा जो कि एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक थी, इसकी भाषा बहुत सहज और सरल प्रवाहमय भाषा थी। इसके बाद इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी लिखी। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा कि यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को भी जी तरसने लगा। तो ऐसी चटकीली भाषा का प्रयोग इन्होंने रानी केतकी की कहानी में किया था। लल्लू लाल जी जो है, लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और माधव विलास, ठीक है, और आपकी माधव विलास की रचना करते हैं। लिखा है कि अरबी फारसी के शब्दों को इन्होंने अपने गद्य में, उर्दू और फारसी के शब्दों का, अरबी और फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने क्या करा? अपने गद्य में उनका बहिष्कार किया। अपने गद्य में उसका क्या करा? उसका बहिष्कार किया। ठीक है, ऐसा किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? लल्लू लाल जी के बारे में। अब अगला नाम है हमारे पास सदल मिश्र का। ठीक है, अगला नाम किसका है? अगला नाम है सदल मिश्र का। तो सदल मिश्र की रचना के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने लिखा कि इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार करी। पुस्तक का नाम है नासिकेतोपाख्यान। क्या है? नासिकेतोपाख्यान। इसकी भाषा में थोड़ा पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे और इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहार उपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के इन 4 प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदासुखलाल का नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी है। 4 के बारे में हमने देखा, लेकिन 4 में सबसे बढ़िया गद्य किसने लिखा है? सदासुखलाल ने। इनका गद्य उतना ही व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी है जैसा हमने राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ देखा था, उतना ही। ठीक है, बहिष्कार का मतलब है कि रिजेक्ट। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट किया। गद्य में इन शब्दों का, अरबी और फारसी के शब्दों का रिजेक्शन किया कि इनका प्रयोग नहीं करना, इसका बहिष्कार किया कि हम इसको प्रयोग इन शब्दों का नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम आज इसको यहीं तक रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस थोड़े जरूरी थे, तो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सीधे। ये रे पहला प्रश्न, फटाफट मैं प्रश्नों के माध्यम से ये चेक कर लूं कि कितना अभी आपको याद है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों पर आ जाते हैं एक बार फटाफट से। सभी अभी तक जो पढ़ा है उसका जवाब देंगे। हाँ, ठीक है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ठीक है, सवाल है कि आपके पास वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम और ज्योतिरीश्वर ठाकुर। फटाफट से एक एक करके जवाब देना शुरू करिए। अब मैं थोड़ा सा ये जांचूंगी कि भैया जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कितनों को समझ में आ रहा है और कितने सही जवाब दे रहे हैं। वर्ण रत्नाकर जो कि मैथिली
गद्य जिसमें हमें मिलता है यह 14वीं शताब्दी की रचना है। कब की है? 14वीं शताब्दी की। इसके रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगले सवाल पर, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग हम द्विवेदी को मानते हैं। छायावाद युग, भारतेंदु युग या छायावादोत्तर युग? बताइए, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा होगा? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? जहां पर खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग, देखिए द्विवेदी युग तो है नहीं, छायावाद भी नहीं है, छायावादोत्तर भी नहीं है, तो भारतेंदु युग को कहेंगे। भारतेंदु युग में सबसे अधिक इसका विकास होता है। इससे पहले आपके विकास होना शुरू हो चुका होता है, उद्भव हो चुका होता है, विकास भारतेंदु युग में जाकर के होता है। इसके बाद हम देखते हैं अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम, गोकुलनाथ, बल्लभनाथ, नाभादास, तुलसीदास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम में मैंने कहा था अष्ट में है 8 संख्या, ठीक है, कौन सी है आपकी? 8 संख्या। तो ये 8 किसने लिखा है? 8 अष्टयाम का मतलब पहर, 8 पहर। किसके 8 पहर? तो हमने कहा श्री राम के जीवन की दिनचर्या, उनके 8 पहर कैसे बीतते थे, इस दिनचर्या का वर्णन नाभादास जी ने अष्टयाम में किया है। किसमें किया है? अष्टयाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोसाई विट्ठलनाथ, महादेवी वर्मा या राधाचरण गोस्वामी? बताइए, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? श्रृंगार नाम जुड़ गया है। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार रस किससे संबंधित है? श्रृंगार रस साहित्य में प्रेम से संबंधित होता है। और ऐसा जो है आपके रचना कौन करेंगे? जो हमारे थोड़े से ऐसे ही लोग होंगे, लल्लू लाल जैसे, विट्ठलनाथ जैसे, ऐसे क्या हो जाएंगे? बी ऑप्शन विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपके लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इंशाअल्लाह खां? तो हमने क्या कहा? गद्य साहित्य के जनक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। गद्य साहित्य के जनक किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे चलते हैं, खड़ी बोली की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी या चिदंबरा? कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी कहलाएगी? तो बताइए, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है हमारे पास? गोरा बादल की कथा, ठीक है। हमने कहा अगर ऑप्शन में चंद छंद वर्णन की महिमा होगा तो हम उसको लगा के आएंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन में गोरा बादल की कथा होगा तो इसको लगा के आएंगे। कहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने कही है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दे दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है या बाबू श्याम सुंदर दास ने दी है? बताइए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हिंदी गद्य काल किसने कहा? तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आधुनिक काल में गद्य का सबसे अधिक विकास होने के कारण हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आप इस काल को गद्य काल ही क्यों नहीं कह देते, ठीक है। तो सी विकल्प जो जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता जैनेन्द्र कुमार हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं, लल्लू लाल हैं। तो हमने कहा था कि विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जो कि थोड़े से सिंसियर थे, ठीक है, जो कि आपके थोड़े सभ्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कहे जाते थे, गोकुलनाथ, उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, यानी हमारा भी विकल्प इसमें सही होता है। अगले सवाल पर, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है, ये दोनों ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं, यानी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आपके पास या तो विकल्प में गोरा बादल की कथा होगा या चंद छंद वर्णन की महिमा होगा, तो दोनों में से जो हो विकल्प में उसको लगा देना है।
तो क्या हो जाएगा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना आपके गंग कवि की, किसकी, आपके चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग, ठीक है, कवि गंग, गंग कवि की रचना ये होगी। अगला सवाल है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल है, लल्लू लाल है, रामप्रसाद निरंजनी है, या स्वामी दयानंद सरस्वती है? कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो हम देख पा रहे हैं भाषा योग वशिष्ठ, जिसकी भाषा सबसे अधिक व्यवस्थित मानी जाती है, प्रवाहमयी मानी जाती है, सबसे पहला व्यवस्थित खड़ी बोली गद्य का रूप हमें भाषा योग वशिष्ठ में रामप्रसाद निरंजनी की रचना में मिलता है। इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के समान मुंशी सदासुख लाल ने जो सुख सागर लिखा, उसकी भाषा भी इन्हीं के लेवल की मानी जाती है कि इन्होंने भी जैसा रामप्रसाद निरंजनी ने जिस प्रवाहमय शुद्ध व्यवस्थित भाषा में गद्य लिखा था, ऐसा ही सदासुख लाल की भाषा में भी प्रवाह देखने को मिलता है। अंतिम और आपके होमवर्क का प्रश्न, ठीक है, ये क्या है, आपके गृह कार्य है। गृह कार्य में क्या है आपका सवाल कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा कैसी है? राजस्थानी है, अवधी है, ब्रज भाषा है कि खड़ी बोली है? बताइए। तो आप इसका जवाब खुद से सोचेंगे भाई क्या होगा, क्लास में पढ़ाया गया सवाल है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे साथी इसका जवाब सही भी देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमने सैटरडे स्पेशल, जिसमें बहुत नया नहीं पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन वो थोड़ी बहुत थी, ज़्यादातर हमने पिछला रिवीजन किया और कुछ क्वेश्चंस को भी समझ लिया। अब मंडे से हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। संडे आपकी छुट्टी रहेगी। अगले हफ्ते से, अगले सप्ताह से मंडे टू फ्राइडे में अपनी क्लास रखूंगी। मंडे टू थर्सडे हम कुछ नया पढ़ेंगे, फ्राइडे को हम कुछ रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ताकि हफ्ते की चीज़ें, सप्ताह की चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाए। मेरा मकसद है क्लास में ही आपको इतना याद करा देना, इतना समझा देना, इतनी बार दोहरा दोहरा करके उसको आपके दिमाग में बिठा देना कि आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और हिंदी में टारगेट इस बार हमारे 100 में से 100 का टारगेट है कि सभी प्यारे बच्चे, अभी 97 तक का, 97 98 तक तो इसी बार मिल गया है, लेकिन अगली बार एक तो वो संख्या डबल होनी चाहिए, डबल ट्रिपल होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी संख्या में बच्चे ऐसे हों जो 97 98 99 100 तक हिंदी में स्कोर करें। वो होगा हमारी, इतनी मेहनत कर ले हम कि क्लास में से ही आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएं, तो क्लास में ही मैं सारी चीज़ों को कहानी कविताओं के माध्यम से याद करवा रही होंगी। तो सभी प्यारे बच्चे इस पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लेंगे। आज आपके डाउट ग्रुप का रिप्लाई भी मैं करूंगी, ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। और मंडे को मिलते हैं सेम समय 4 बजे। कोशिश करिए कि क्लास को जो बाद में बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो लाइव ही देखें, क्योंकि लाइव में जो आपको मजा आएगा ना वो रिकॉर्डेड में देखने में नहीं आएगा। तो लाइव क्लास को लेने की कोशिश करिए, लाइव से एक रूटीन भी बना रहता है और आप लोगों के कमेंट देख करके मजा भी आता है पढ़ाते वक्त, तो वो मोटिवेशन ही अलग लेवल का रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।